नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका RLAC स्टूडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारी राजनीति का भविष्य तय करता है बल्कि हमारे समाज की तस्वीर को भी बदलने की ताकत रखता है। महिलाओं की भूमिका भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है, लेकिन क्या उनकी भागीदारी आज भी केवल प्रतीकात्मक है या इसमें सचमुच कोई बदलाव आ रहा है? आइए इस मुद्दे पर एक नजर डालते हैं। महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है, जैसे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी शख्सियतों ने राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत किया है। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व सचमुच समान रहा है? Friends, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. यहाँ से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत हुई, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या आज भी अपेक्षाकृत कम है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.39% था और अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आइए जानते हैं रामलाल आनंद महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर अलंकार से। आपने मुझसे ये बात कही, पूछी कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, तो मुझे संयुक्त राष्ट्र में एक कथन आया था, उसकी बहुत याद आई कि दुनिया की आधी आबादी हैं महिलाएं, दुनिया के 2/3 काम करती हैं महिलाएं, जैसे गृहिणी के रूप में आप देखते हैं तो सभी महिलाएं, और दुनिया की आय का केवल 10% ही उन्हें मिल पाता है और दुनिया की संपत्ति तो महज उनके पास 1% या उससे भी कम है। इस वाक्य में से ही आपको महिलाओं की बहुत सारी स्थितियां समझ में आ जाती हैं और उसमें से एक स्थिति है कि राजनीति में उनका कैसी हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है। उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर भागीदारी जितनी दिख रही है उतनी भी है तो क्या वो प्रभावी है, क्या उनके मुद्दों के साथ किसी प्रकार की कोई न्याय हो पाता है। आप ये पाएंगे कि बड़े स्तर पे महिलाएं बहुत राजनीति में उच्च पदों पर, स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। भारत में अभी महिला राष्ट्रपति हैं, भारत में पहले भी महिला राष्ट्रपति रही हैं। भारत की राजनीतिक दलों में महिलाएं उसकी अग्रणी भूमिका में आ चुकी हैं, मुख्यमंत्री हैं कई महिलाएं। इसके अलावा आपने पाया होगा कि पार्टी के उच्च पदों पर भी हैं, MPs बनी हैं, मंत्रालय हैं उनके पास, वित्त मंत्री से लेकर आज कई चीज़ों में आप महिलाओं को देखते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अगर पूछूं कि क्या महिलाएं निर्णय जो ले रही हैं इन पदों पे बैठी हुई, वो महिलाओं के मुद्दों पर निर्णय ले पा रही हैं? वो जिन जगहों पे भी रखी गई हैं, ये एक पूरे के पूरे पितृसत्तात्मक ढांचे की एक खासियत होती है। वो नाम के लिए महिलाओं को बड़े पदों पर सुशोभित जरूर कर लेता है, लेकिन महिलाओं के ठोस मुद्दों पर उनकी जुबान सिलवा देता है। वो महिलाओं के मुद्दे पर कुछ खास बड़ा कुछ कर नहीं पाती हैं अपने लंबे लंबे टेन्योर में भी, चाहे वो यूपी की मुख्यमंत्री बन जाएं, पश्चिम बंगाल के बन जाएं, तमिलनाडु के बन जाएं, दिल्ली की बन गई हैं, कहीं की भी बन जाएं, महिलाओं के मुद्दे पर वो कुछ मुख्य बात कर पाई हों, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाई हों, ये आपको नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा एकदम नीचे के स्तर पर आइए राजनीति में, तो पंचायत और नगर निगमों के स्तर पर अगर आप देखें तो इस देश के 17-18 राज्य ऐसे हैं जिसमें 50% तक महिलाओं को उसमें स्थान दिया गया है, आरक्षण भी दिया गया है, वो सरपंच भी हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर वहाँ हैं और चुनाव जीत कर आती हैं। वहाँ का उनका सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे काम करने का, तो सवाल भी बहुत उठे थे। 80 के दशक से प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 90 के दशक में कानूनी रूप से वैध पूरे देश में हो गई, लागू हो गई। उन्होंने काम बहुत किए हैं और करती चली जा रही है, लेकिन वो काम है रोज रोज की जिंदगी में काम आने वाली चीजें। कहीं पे कोई प्रशासनिक कार्य है, कहीं पे कोई निर्माण का कार्य है, कहीं पे कोई सुधारात्मक प्रक्रिया अगर करनी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन ले आने वाली चीज, आर्थिक रूप से महिलाओं को सक्षम बना देने वाली चीज, ये आपको नहीं दिखाई देती है। तो सबसे ऊपर के स्तर पे देखें, चाहे राजनीति में पंचायत के स्तर पे देखें, तो महिलाएं
दिख तो बहुत रही हैं, आगे भी आई हैं, संख्या दृष्टि से भी बढ़ी हैं, लेकिन उनका प्रभाव कितना है महिलाओं के मुद्दों को लेकर देश में और समाज बदलने में और उनकी आर्थिक स्थितियों को बदलने में, इसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। तो एक तो बड़ी बात ये हुई। दूसरी चीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कभी गौर करके देखें इस चीज पे, परिवार के अंदर, समाज में महिलाओं को शिक्षा के लिए आज भी कितना संघर्ष करना होता है। हर साल न्यूज़पेपर की हेडिंग हुआ करती है, बोर्ड के रिजल्ट जिस दिन आते हैं 10वीं 12वीं के, लड़कियों ने फिर बाजी मारी। हर साल आपके पास हेडिंग ये है, लेकिन जैसे ही आप हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे लड़कियों की संख्या को देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे लड़कियों की संख्या लड़कों से कम ही पड़ जाती है। तो वो जो मौके मिलने चाहिए, वो जो परिवर्तन आना चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल पाता उस ढंग से, जहां चीजें असल मायने में उनका कुछ मुद्दा बन सकता है या वहां वो परिवर्तन ला सकती हैं। फिर आपको एक चीज और समझनी होगी, क्या हम महिलाओं के साथ जब भी राजनीति में वो आगे भी आ पाई होती हैं, क्या पुरुषों के साथ कभी आपने ऐसा देखा है कि वो अपने पिछले जीवन में या अपने पिछले कार्यकाल में जो वो कर रहे थे राजनीति में आने से पहले, उसके ऊपर उनकी कोई ट्रोलिंग होती हो या उनको परेशान किया जाता हो? लेकिन किसी भी क्षेत्र से महिलाएं जब उठ के राजनीति में आती हैं तो उनके, और खास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पब्लिक लाइफ की महिलाएं रही होती है, सिनेमा से आई हुई हैं या वो ग्लैमर की दुनिया से आई हैं, खेल की दुनिया से आई हैं, बैंकिंग की दुनिया से या किसी भी प्रोफेशनल दुनिया से अगर वो आई हैं, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जैसे नीचे खींचा जाता है उनके पास्ट को आगे लाकर। तो हमारे समाज में हमें कई स्तरों पे काम करने की जरूरत है। पितृसत्ता से लड़ाई केवल टोकनिज्म या सांकेतिक रूप से नहीं हो सकती है कि आपने कुछ महिलाओं को बहुत बड़े बड़े पदों पे सुशोभित कर दिया हो, इससे महिलाओं के मुद्दे सुलझ गए, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, सबसे ऊपर के स्तर पे महिलाएं दिख रही हैं, पंचायत स्तर और नगर निगम में भी दिख रही है, लेकिन ये जो बीच का स्तर है, पार्टियों में हिस्सेदारी, पार्टी में निर्णायक होना, राजनीतिक दलों में उनकी हैसियत बड़ी होना, ये आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से लेके प्रादेशिक ऐसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो सत्ता में भी आती रही हैं या आई हुई हैं, उनमें भी आपको अभी ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है भारतीय राजनीति में महिलाओं की आपको एक समालोचना जैसी चीज़ करनी चाहिए, देखनी चाहिए। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देश के लोकतंत्र, सामाजिक विकास और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हो या फिर स्वतंत्र भारत की राजनीति हो। हालांकि महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन उनकी प्रतिनिधित्व दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। पंचायत राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम रहा है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न दलों में महिलाओं का नेतृत्व, जैसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू जैसे नाम यह दर्शाते हैं कि महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में भी अपनी क्षमता साबित कर सकती हैं। लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी औसतन 14 से 15% के आसपास रहती है, जो वैश्विक औसत से भी कम है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रोत्साहनकारी वातावरण प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनके अधिकारों को सशक्त बनाने का प्रतीक है, बल्कि यह देश के समग्र विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने में भी सहायक है। चलिए अब इसी विषय पर जानते हैं रामलाल आनंद महाविद्यालय के विद्यार्थियों से उनकी राय।
जब हम भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिभागिता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें आज़ादी के समय देखना होगा। आज़ादी के आंदोलन में कई महिलाओं नेत्रियों जैसे कि सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर इत्यादि का महत्वपूर्ण योग था। लेकिन जब हम आज़ादी के तुरंत बाद प्रथम लोकसभा को देखते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारिता काफ़ी कम रही थी, वो 10% से भी कम था और जो आज तक बरकरार है। इसका जो एक अहम कारण है वो जनमानस में जरी हुई पितृसत्ता, जिसके कारण महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता। यह पितृसत्ता कई लेवल पर फंक्शन करती है। जैसे जब महिलाएं अपने सामाजिक जीवन में आना चाहती है तो उन्हें घर से तरह तरह के लांछनों का सामना करना पड़ता है। जो समाज में राजनीति को लेकर एक चीज़ बैठी हुई है कि राजनीति एक अच्छी जगह नहीं है। उसके बाद जब वो राजनीति में आती है तो आज भी हम कई नेत्रियों जैसे कि महुआ मोइत्रा इत्यादि का उदाहरण देखते हैं कि कैसे उन्हें मिसोजिनिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान विमेन्स रिजर्वेशन बिल के माध्यम से माना जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं पंचायती राज के स्तर पर 1991 में संशोधित करके 33% महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में दिया गया था। आज भी हम प्रधान पतियों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रधान पति वो पति होते हैं जिनकी महिलाएं मुखिया, सरपंच इत्यादि होती है, लेकिन मुख्य काम वही कर रहे होते हैं। तो इसका उदाहरण ये बस एक जरिया मात्र हो सकता है, पूर्ण सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जब हम इसकी पूर्ण सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनमानस में बैठी जो पितृसत्ता है, इसके साथ साथ जो लोगों के मन में एक सोच है जो महिलाओं को आगे आने से रोकती है, वह एक सही माध्यम हो सकता है। तभी हम एक सशक्त लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोकतंत्र में 50% महिलाओं की इलेक्टोरल क्षेत्र में भागीदारी ही नहीं पाएंगे तो कैसे हम एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। धन्यवाद। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में कई चुनौतियां हैं। पितृसत्तात्मक समाज, पारिवारिक दबाव, वित्तीय समस्या और राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं, यही सब कारण है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में अभी भी कम है। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं जैसे निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी, मायावती और स्मृति ईरानी। यह ऐसी महिलाएं हैं जो कि नेता महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक बदलावों की भी जरूरत है। महिलाओं को समान अवसर और मंच देने से न केवल राजनीति बल्कि पूरे समाज को फायदा होगा। आज का हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।